आंसर छोड़ो, हो करना क्या चाहिए इसमें? हम्म, वो हो जाएगा हाफ सी वी वन स्क्वायर हाफ सी वी टू स्क्वायर। फिर चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या दे रखा है, द नेगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, है ना, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। फिर क्या कहा गया कि नेगेटिव एंड्स और पॉजिटिव एंड्स को कनेक्ट कर दिया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो चार्ज था वो कितना हो जाएगा, दैट इज सी वी वन, और दूसरे में चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, सी वी टू। ठीक है, अब ये दोनों कैपेसिटेंस का वैल्यू देखें तो वो है सेम, यानी कि फाइनली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर और कैपेसिटेंस भी बराबर, तो इसका मतलब चार्ज भी बराबर बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई टू, और यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई टू, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है ना तो एकदम सिमेट्रिकल बनेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, सी वी वन प्लस सी वी टू। तो यहाँ का चार्ज बनेगा सी वी वन प्लस सी वी टू बाई टू, और यहाँ का चार्ज बनेगा सी वी वन प्लस सी वी टू बाई टू। तो इस प्रकार से हमारे पास में चार्जेस आ चुके हैं फाइनल वाले, हमारे पास इससे फाइनल वाली एनर्जी आ चुकी है, फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी पता है, डिफरेंस ले लीजिए, लॉस हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को उल्टा कर देता हूँ, अब जो एक्चुअल सवाल जो यहाँ का था वो ये था कि इनकी पोलैरिटी को मैंने उल्टा कर दिया, समझे क्या मतलब, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव कनेक्ट हो गया। तब कैसे किया जाए बोलो, बोलो। हाँ जी, सी वी वन माइनस वी टू बाई टू, क्योंकि इस साइड, हाँ हाँ हाँ, तो इस साइड में जो चार्ज बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस सी वी टू, यहाँ पर बन जाएगा प्लस सी वी वन। तो जो नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वो बन जाएगा सी वी वन माइनस सी वी टू। तो सिमेट्री से कह सकता हूँ बाबा इसका यहाँ पर माइनस आ जाएगा और फाइनल चार्ज बन चुका है, फाइनल चार्ज बन गया तो अपना काम हो गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। बोलो, बड़ा आसान है रे, बोलो। हाँ, कितना होगा वो, अरे यहाँ पर नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। देखो फोर्स कितना हो जाएगा दो प्लेट्स के बीच में, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो इतना तो फोर्स होना चाहिए, यही फोर्स स्प्रिंग बैलेंस कर रहा होगा। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना हुआ वाला बताओ, डी बाई फाइव हुआ है। क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ इसकी डी दी गई है और फाइनल लेंथ इसकी 4d/5 दे दी गई। नहीं नहीं, स्टडी सेपरेशन बिटवीन देम इज इतना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। अच्छा हाँ सही है, कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी तब सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, और स्प्रिंग जब फाइनली देखा गया तो उसकी जो कैप सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स देखा गया तो वो आ गया 4d/5। तो पहले डी था, चार्ज आने के बाद में 4d/5 आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग जो खिंचाव हुआ है वो d/5 का हुआ है। तो ये बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं Q लिखता हूं तो Q लिखा जाएगा C इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी तो V रहा, C की वैल्यू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वो कितना है, दैट इज 4d/5। तो बस अब यहां से इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए और यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो K की वैल्यू आ जाएगी। डन क्या, बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए ना, ऐसा शांत मत बैठिए। गिवन अरेंजमेंट कैपेसिटर 3 म्यू है, कैपेसिटर इतना, जल्दी से अब इसका बताइए। बोलो। क्या करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर हाँ, तो किस रेशियो में बटेगा क्या पोटेंशियल? चलो सही सोच रहे हो, मैं बता देता हूँ। देखो क्या हुआ कि यार कैपेसिटेंस में एनर्जी कितना है, इतना है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ सी की वैल्यू है 3 म्यू एफ और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 600 म्यू जे। तो म्यू से म्यू खत्म हो चुका है, इतना बन गया। तो यहाँ से ये गया 200, तो यहाँ से वी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ गई रे, ये 400 बटा 2, तो ये आ गई 20 वोल्ट। तो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट। सर कैसे आ गया? क्योंकि बाबा सभी पे कैपेसिटेंस बराबर, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना ही यहाँ उतना ही यहाँ, तो टोटल 60 आ चुका है। इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस 60 वोल्ट आ गया। ए और बी के अक्रॉस 60 वोल्ट, अब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में जाएगा। हमसे पूछा गया है 2 म्यू एफ के बारे में, तो इसके लिए कैपेसिटेंस वोल्टेज कितना लिखें? जल्दी 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 बोलो, बोलो रे बाबा। अरे बोलो। ये हो जाएगा 6/6 + 2 × 60। जितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है देख लो, ये कितना आ रहा है, 3/4 × 60, तो ये आ जाएगा 15, है ना? यही होगा ना, 15 ही तो भाई, हाँ 15 हुआ, तो 15 × 3 तो आ जाएगा 45। तो इसका मतलब 2 म्यू एफ के अक्रॉस 45 वोल्ट आ जाएगा, एंड दैट वुड बी द आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो आप कर लोगे, ये करो क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू थिंक? बाकी लोग राइजेस तो क्यों, ड्रॉप्स तो क्यों? हाँ, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ऐसा सोच ले। चलो यहाँ प्लस क्यू मान लेते हैं, इस वाली पॉइंट पर इसे प्लस क्यू मान लिया, यहाँ माइनस क्यू मान लिया। तो ये लिक्विड वाली सरफेस पर क्या चार्ज आएगा? ये ऊपर वाली सरफेस पर, अरे इस वाली ऊपर वाली सरफेस पर यहाँ पर कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस क्यू नहीं, लेकिन कुछ नेगेटिव चार्ज रहे, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस चार्ज पर मैं फोर्स देखता हूँ इस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। माइनस क्यू की वजह से कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। दोनों फोर्स हैं ऊपर की तरफ, तो इसमें जो हो जाएगा ये धक्का मारेगा उसे, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। अगर मैं इस साइड की देखता हूँ तो इस साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बनना चाहिए। यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक में अगर मैं अंदर वाला मटेरियल देखता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए। अब मैं इस पर देखता हूँ
कि बाबा प्लस क्यू की वजह से कहाँ पर होगा, माइनस क्यू की वजह से नीचे अट्रैक्टिव। तो बाबा मैं देख सकता हूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ पर हमारे काम में आ रहा है उसमें दो प्रकार के चार्जेस पाए गए, उसमें से नेगेटिव चार्ज तो ऊपर बढ़ाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाना चाहता है, तो ओवरऑल बताओ क्या होगा। कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे, ये भी आप कर लोगे, ये भी आप कर ही लोगे, ये तो कर ही लिया, ये करो 18 नंबर। इतना टाइम नहीं लगता। बोलो, हो गया था अब तक तो। ये कहाँ, ये रहा है। बोलो, 2C हो जाएगा। अरे ये ऊपर व्हीटस्टोन बन चुका है बैलेंस वाला, तो इसका मतलब इसका काम खत्म। इसका मतलब ये C और C पैरेलल में सीरीज में, तो इसका मतलब ये दैट इज C/2, फिर ये C/2, फिर ये C/2, फिर ये C/2, तो सारे C/2 सारे के सारे पैरेलल में, तो ये 2C, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। हाँ ये करो। बोलो, हो जाता रहे अब तक तो। ऑप्शन ए ना, डी, ऑप्शन डी। बाकी लोग, अरे बोलो, जब भी बोलोगे तभी तो मजा आएगा रे। थोड़ा एनर्जी लाओ, कहाँ पर खत्म हो जाती है तुम लोगों की एनर्जी। अब आ रही है सही। हाँ, तो सी वाले के लिए कितने वोट है, एक मिनट रुको, मैं अपना उधर वाला वीडियो चलाता हूँ। चलो खुद ही बता दो रे। सी के मुझे 1-2 आवाज़ आई है, डी की 1 आवाज़ आई है, और बताओ बाकी लोग क्या कर क्या रहे हो रे, देख रहे हो क्या बस। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, ये 10 में है। कैसे, बता स्वप्निल। हाँ बिल्कुल, लेट से दिस पॉइंट इज जी, तो आप देख सकते हो ये भी तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये भी जी होगा। तो मैं देखता हूँ, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इसके दो तो ये जुड़े हुए थे ही, इसका टेंशन खत्म। अब बीच में जी पॉइंट था, बी और जी के बीच में 4 है, और ए और जी के बीच में 4 है, तो आप देख लीजिए 4 और 4 दो सीरीज में आ गए, तो ये आ जाएगा 2, ये 2, ये 4 और ये 4 सभी पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 10। 4 और 4 और 2 यानी कि 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएगा। समझे क्या। अरे जल्दी बोलो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर ही लोगे, ये अपन ने कर ही लिया, ये भी कर लोगे। फाइंड द चार्जेस ऑन, कर लोगे तो ये अच्छा, ये तो स्विच का डायग्राम खत्म हो गया, हटाओ इसको। डन, ये कर ही लेंगे। ये करो आप 33 करो। हाँ ये दिस इज बैटरी।
proceed. Anybody else? बोलो रे, जल्दी जल्दी जल्दी. चलिए शुरू करते हैं. देखो क्या कर रखा है कि 7 म्यू एफ के अक्रॉस में 6 वोल्ट दे रखा है, तो इसका अक्रॉस 6 वोल्ट दे दिया. तो मुझे पता नहीं है इस ब्रांच में कितना है, तो मैंने मान लिया वो डेल्टा वी था. और दोनों देखो कौन, 7 और 3 दोनों है सीरीज में, तो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल जाएगा. तो 7 म्यू एफ के अक्रॉस कितना जाएगा डेल्टा वी का, वो जाएगा 3/3 + 7 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वॉट, कितना दिया है, 6 दिया है. तो यहाँ से ये हो जाएगा ट्वाइस एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट. इसका मतलब इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 20 वोल्ट आ गया. दैट मीन्स यहाँ वाली इस ब्रांच के अक्रॉस भी 20 वोल्ट आ चुका है. टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ यहाँ का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, ये 2.1 और ये 3.9, तो 6 हो जाएगा. तो ये हुआ है टोटल 6. इस 6 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट. तो अभी 12 म्यू एफ के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना हो तो 6 का आधा होगा कि डबल होगा, डबल होगा. क्योंकि कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, यानी कि जहां कैपेसिटेंस ज्यादा वहां पोटेंशियल कम, तो 6 के अक्रॉस में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, 12 के अक्रॉस में पोटेंशियल कम होगा. 6 के कंपैरिजन में 12 डबल है, तो पोटेंशियल उसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा. तो 6 के लिए तो 20 वोल्ट था, तो इसके लिए यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, तो टोटल मिला के बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 30 वोल्ट. तो ई एम एफ ऑफ द बैटरी इज 30. चार्ज ऑन द कैपेसिटर आप सब निकाल सकते हो. अब आगे देख लेना खुद, हो जाएगा ना रे बाबा. हाँ नेक्स्ट, ये कर लोगे रे. पैरेलल प्लेट इंट्रोड्यूस, मेंटेन द सेम पोटेंशियल. हाँ 35 ये कीजिए. बोलो. कितना, 4 क्या, कैसे किया बच्चा बताना. हम्म 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 बाद में भी उतना ही होना चाहिए. मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस
तो क्यूब, हाँ उतना ही कैपेसिटेंस होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो इससे बहुत आसान तरीका है समझने का, सोचने का। तो चलिए, ये कोई प्लेट थी, ये कोई प्लेट थी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मैंने फंसा दिया, है ना, डाइलेक्ट्रिक मैंने कुछ ऐसे फंसा दिया। तो देखो यहाँ पर कुछ चार्ज था प्लस क्यू, यहाँ पे कुछ चार्ज था माइनस क्यू, ठीक है। उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई मैंने उसे ई नॉट कह दिया। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब जीवन इनका मस्त चलता था, एकदम आसान था। अब डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेक्शन में अगर कम हुई तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दूरी तो उतना ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतने सेक्शन में कम हो गया। तो मैं क्या बोलता हूं कि पहले में यहां पर इसकी थिकनेस कितनी थी बोलो? 3 mm, है ना। ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो विद इन सेकेंड्स ये सवाल कर देगा। तो देखना कि मैं कहता हूँ कि बाबा पहले वो जो 3 mm की दूरी ने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया था वो ई नॉट इंटू 3 mm इतना हो चुका है। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बना होगा वो कितना बना होगा? ई नॉट बाई के इंटू 3 mm बना होगा, जो कि कम पड़ रहा है ना, जो कि कम पड़ रहा है। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें थिकनेस बढ़ानी पड़ गई, गैप बढ़ाना पड़ गया। इस प्लेट को मुझे राइट में सरकाना पड़ा, कितना? 2.4। और ये फिर फाइनल जो पोटेंशियल है ये उतना ही बन चुका है जितना पहले था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ई नॉट इंटू 2.4 और इसने मिला के उतना ही पोटेंशियल बना दिया जितना इसका था। क्या ये समझे क्या? समझने में दर्द होगा, और अगर समझ में आ गया तो सवाल खत्म है यहीं पर ही। तो ये ई नॉट, अरे है तो पूरा ही, लेकिन उसका तो वो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना। ये वाले में तो ना तो पहले चेंज हुआ ना बाद में चेंज हुआ। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता तो अल्टीमेटली यही आएगा, लेकिन वो लंबा लिखना पड़ेगा थोड़ा अपना। ये मान लेता हूँ ये दूरी x है, ये दूरी y है, थोड़ा लंबा में वो कट जाएगा, दोनों साइड से कट जाएगा। तो यहाँ से अब देख लो, बस हो गया सवाल। कितना आ गया? ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू 3/k प्लस 2.4। तो कितना आ गया रे? 0.6 इज इक्वल्स टू 3/k। तो ये आ गया 0.2, है ना, ये 0.2 आ गया। तो इसका मतलब k बराबर 5 आ चुका है। तो आंसर इज 5। विद इन सेकेंड्स होगा ये, तो अब मैंने समझाने में टाइम लगा दिया आपको, है ना। अगर आप खुद से करोगे सीधा ये लिखना है, काम खत्म, है ना। विद इन 30 सेकेंड्स ये सवाल खत्म कर दोगे आप। अगर वो पोटेंशियल के चक्कर में पड़ गए, या जैसे वो था कि कैपेसिटेंस सेम रहने वाला है पहले और बाद वाला, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। कैपेसिटेंस अगर लिखोगे तो वो क्या था? वो था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। इस फंडे से करते जाओगे ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि ये तरीके से कर ले अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 36। अरे मज़ा आया नहीं आया सवाल को करके? 35, हाँ 36 करो जल्दी जल्दी से। C1 C1 C2 C2, ठीक है, छोड़ना तो क्या करना है। अच्छा नीचे वाले का कुछ नहीं दिया क्या? क्या करें इसको? इसको C1 ही मान लो। सिमेट्री विमेट्री कुछ नहीं कहा। कहाँ है सिमेट्री?
डन क्या बोलो? अरे यार ऐसा कर लो ना, C2 बराबर 2 टाइम्स C1। तो ऐसा कर लो, C1 को C लिख दिया मैंने, तो देखना यहाँ C, यहाँ C, यहाँ 2C, यहाँ 2C और ये C। तो इसका इफेक्टिवली कितना बन जाएगा देखना, ये है 2C और ये C और C C/2, मतलब इसका इफेक्टिवली आ जाएगा ये तीनों सीरीज़ में आ चुके हैं। तो कितना आ गया रे, 2C × C/2 अपॉन 2C प्लस C/2। ये आ गया ऊपर तो C² और नीचे आ गया 3C/2, तो ये आ गया 2C/3। तो यहाँ पर ये 2C/3 आ, अरे ये C और ये C मिला के C/2। अच्छा ये 5C/2, अच्छा 5C/2। तो वो जानबूझ के कर लेता हूँ मैं कभी कभी ना, वो कि भाई चेक करता रहूँ तुम्हारे की क्या हालत है क्या नहीं है। तो ये 2C/3 ऐसा, फिर उसके बाद में क्या करे रे, ये 2C, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आ गए तो कितना आ गया, 2C/5 प्लस 2C, तो ये कितना आ गया, ये 12C/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 12C/5 एंड ये C दोनों है सीरीज़ में, दोनों सीरीज़ में है तो दोनों मिलके पोटेंशियल E खा रहे हैं। किस रेशो में खाएंगे, कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशो में, जो यहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल कम। तो मैंने क्या कर देना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V1 लिख दिया और इस पूरे को मैंने कुछ V2 लिख दिया। तो अगर मैं V2 लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा, C/C प्लस 12C/5 इंटू E। समझे क्या क्या किया मैंने? अरे है ना, तो इस तरीके से बना। तो ये कितना आ गया रे, ये आ गया 5 इधर, उधर आ जाएगा 5/17E आ चुका है ना, 5/17E, यानी कि इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। तो अब देखिएगा कि बाबा, एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। तो अभी इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस भी आएगा, और वो कितना हो गया 5E/17। वो E की वैल्यू पता है तो ये आ चुका है। वंस अगेन मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या है, वो है C1, ये है C2 और ये है C1। तो मेरे पास क्या होगा कि इन दोनों को अगर मिला लें, इस C1 को और इस C1 को, तो वो कितना हो जाएगा, C/2 बन जाएगा। ठीक है, तो आई कैन से कि ये C/2 और ये 2C आपस में सीरीज में के पैरेलल में, सीरीज में, तो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब 2C के अक्रॉस निकालना है तो वो लिखा जाएगा C/2 डिवाइड बाय C/2 प्लस 2C इंटू इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल, और वो कितना था 5E/17। बस खत्म, काम खत्म, समझे क्या? अरे डन हो चुका है रे बाबा। ठीक है, मतलब आगे बढ़े हैं कि कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो बताओ। डन ना, ठीक 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 ठीक। यार पहले वाली सेटिंग सही थी इसकी। ऐसे डाउनग्रेड करने का ऑप्शन आता है क्या, ऐसे जैसे ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो जैसे पिछला वर्जन लेने का ऑप्शन आता है क्या रे कहीं पर? क्योंकि ये वाला वर्जन तो अपने अच्छा नहीं है, पिछले वाले में थोड़ा कलर चेंज होते थे, उसका पेन का साइज छोटा बड़ा हो सकता था। अरे पता है या तो नहीं पता है, ऐसा क्या चुपचाप बैठ। अच्छा, मतलब कंफर्म पता है या गेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, वी कैन चूज टू डू इट ना, अपग्रेड तो मतलब ये तो आ, आ, हम्म, चलो मुझे लगता है आप लोग गेस वर्क काम कर रहे हैं, मैं एक बार खुद कर लूँगा। है ना? हाँ वो तो है ही, वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं वापस रीइंस्टॉल कर दूंगा तो वो ओरिजिनल वाला आ ही जाएगा, लेकिन वो बहुत मेहनत वाला है। तो आई विल फाइंड अ वे। चलो, सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द चार्ज इन म्यूसी, ये तो कर लोगे। ये भी कर ही लोगे। 39 ईच कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, हाँ 39 करो।
कैसे किया? हम्म, नहीं नहीं, कैपेसिटेंस सेम नहीं आ रहा रे, गलत कर दिया तूने, 20 और 20 पैरेलल में। बोलो। 24 वोल्ट। चलिए कोशिश करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि इसका ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 एंड दिस वन इज़ 10। तो अभी मैंने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ x था जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आने वाला है, दैट इज़ x। तो वंस अगेन आई कैन से कि ये दोनों आपस में जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होगा, है ना। तो मैंने कह दिया कि यहाँ का पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3। तो आई कैन से V1 इज टू V2 इज टू V3 इस कैपेसिटेंस का इन्वर्स रेशियो, यानी कि 1/40 इज टू 1 बाय कितना रे 1/10 इज टू 1/40। तो ये आ जाएगा 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1:4:1 आ गया। तो मेरे पास अगर मैं V2 लिखता हूँ तो दैट वुड बी 4/1 + 4 + 1 इंटू एक्स। इस तरह से अगर मैं V1 लिखता हूँ तो दैट वुड बी 1/1 + 4 + 1 इंटू एक्स। एंड दूसरा भी V3 भी इतना ही आ जाएगा। तो आई कैन से कि बाबा 10 μF के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो 16 वोल्ट हम रख सकते हैं। इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन 16 वोल्ट। सिमिलरली दिस शुड बी लेस देन 16 वोल्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आ गया, ये 4, इससे तो 4 टाइम्स गया तो ये आ जाएगा 24। तो x शुड बी लेस देन 24 वोल्ट एंड इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया रे, x शुड बी लेस देन 24 से तो कुछ ज़्यादा ही होगा। तो आंसर वुड बी 24 वोल्ट। समझे क्या? हाँ जी। और फाइनल क्वेश्चन ये तो ईएमएफ तो दिया ही नहीं, कहाँ है बैटरी? ये रहा, ये है बैटरी। कैसे ये लगा लो ऐसे, और बैटरी के टर्मिनल नहीं दे रखे रे, क्या? छोड़ो रे, कुछ डायग्राम में गड़बड़ है। या तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लें तो अच्छा ऐसा कर लें अच्छा लगेगा, देखो क्या होता है। थर्टी सेकेंड्स में करो।
बोलो, हो गया? अरे देखो बड़ा आसान है, इस पॉइंट को मैंने ज़ीरो लिया तो इधर हो जाएगा ई, इधर हो जाएगा ज़ीरो, इधर ज़ीरो तो इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो तो इधर ज़ीरो, और इस पॉइंट का ई है, मुझे इसका पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है ना? तो एक्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकालें? हाँ, वो क्या कर लेते हैं, नेट चार्ज ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ज़ीरो, मैंने वो कर रहा हूँ जंक्शन, तो एक्स माइनस ज़ीरो बाई सी टू, सॉरी इंटू सी टू, फिर इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस ज़ीरो इंटू सी वन प्लस एक्स माइनस ई इंटू सी टू। समझ में आया क्या किया? इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से C2 और C1 का संबंध दे रखा है, तो C2 बराबर 2C1, तो यहाँ से आ जाएगा 2C1x, फिर C1x, फिर ये कितना आ गया C2, यानी कि 2C1x माइनस 2C1e बराबर ज़ीरो। अरे काट ही देते ना, मैंने खोला ही क्यों इसको, C2 था ना, तो इसको 2C1 कर दो, है ना? चलो ठीक है, आप काट देना, ये C1 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 खलास। तो ये कितना आ गया x, और ये 2x, और ये आ गया x, 5x आ गया, तो x बराबर 2e/5 आ चुका है। तो x की वैल्यू आ गई 2e/5, इसका मतलब इसका पोटेंशियल आ चुका है, इसका मतलब आ गया जो भी निकालना है। क्या पूछा था? m n और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, m का तो कितना आ गया था, m का तो आ गया 2e/5, और n का कितना आ गया, e आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 3e/5, दैट इज द फाइनल आंसर। समझे? और इसी के साथ में ये पीडीएफ समाप्त। ये पीडीएफ मेरे को अपलोड करना पड़ेगा क्या? आपको चाहिए क्या ये? है ना? हो गए सारे सवाल, है ना? हाँ, ख़त्म। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ में करते हैं आज का क्लास ख़त्म। कोई डाउट हो तो पूछिए। एनीवन, एनी डाउट? डन। ये एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू, मतलब आई लाइक बाइक्स, है ना? मेरा मतलब अगर मैं उस तरह से समझूँ कि पैशन वैशन, हाँ, तो मुझे थोड़ा मोटरसाइकिल मोटर कार वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बट मतलब अगर मुझे रोज़ ही उसी के बारे में अगर करना पड़े सब कुछ, तो आई माइट कि ऐसा हो जाएगा कि ठीक है यार, अब तो बोर हो गया, है ना? तो ऑन दी अदर हैंड हो सकता है आप लोगों में से किसी को मूवीज़ पसंद है ना? मूवीज़ पसंद है ना? मूवीज़ पसंद है। तो आफ्टर अ वाइल, मान लीजिए आपको पूरा दिन मैंने दे दिया, आपको जितनी चाहे मूवीज़ मैंने आपको दे दी, तो पहले दिन तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह मज़ा आ गया, मतलब इससे बढ़िया लाइफ तो और क्या होगी, कि यू विल वॉच मूवीज़ कंटिन्यूसली, दिन में 4 5 10 15 जितनी भी देख सकते हो सब देख लोगे, दूसरे दिन भी देख लोगे, तीसरे दिन भी देख लोगे, चौथे दिन भी देख लोगे। बट आफ्टर अ वाइल यू गेट फेड अप, है ना, कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब अब तो आंखें भी दर्द हो गई, अब तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, कौन सी पहले दिन कौन सी मूवी देखी थी वो भी याद नहीं आ रही, है ना? इतनी मूवी देख ली। तो मतलब चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप पढ़ने वाली बात हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स वाली चीज़ हो, कि आफ्टर अ वाइल जब चीज़ें रेगुलर हो जाती है ना, जब रोज़ ही आपको वो करना होता है, तो थिंग्स विल गेट डल। डल मतलब समझ रहे हो क्या? कि शुरू में तो एकदम रोज़ी रोज़ी लगेगा सब कुछ, है ना, कि वाह वाह वाह, क्या मतलब मस्त, दिन भर मेरे को बाइक चलाने को मिल रही है, वाह वाह वाह, कि मेरे को सब मतलब मूवीज़ देखने को मिल रही है। बट आफ्टर अ वाइल थिंग्स विल गेट डल, है ना? आफ्टर अ वाइल इट विल गेट डल, चाहे आप कितना ही पैशनेटली फील कर रहे थे उस एट अ टाइम, कि जब बिगिनिंग में आप कितने ही पैशनेटली फील कर रहे थे उस बारे में, बट आफ्टर अ वाइल इट विल गेट डल। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है, इट विल हैपन विद ईच एंड एवरी वन पर्सन, है ना? सभी के साथ होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि बाबा पैशन वैशन जो है ना, वो एक बात तक तो सही है कि बाबा आपने शुरुआत में एकदम एनर्जी से कर लिया, मज़े से कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर किसी भी काम को लंबे टाइम तक करना है ना, तो समटाइम्स यू विल हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू दोज थिंग्स, है ना? तो चाहे आप कितने ही पैशनेट क्यों ना हो, क्योंकि राजकुमार हिरानी ले लो या आमिर खान ले लो या कुछ भी कर लो, उसको एक्टिंग करना पसंद है, तो सिर्फ एक्टिंग में मतलब वो कैमरे के सामने थोड़ी ना है, उसको बॉडी भी बनानी है उसके लिए, या उसके लिए उसको घर से रिहर्सल भी करके आनी है, या कुछ भी करना है, तो वो एक दिन अच्छे मज़े से करेगा, दूसरे दिन मज़े से करेगा, तीसरे दिन करेगा, एक महीने तक मज़े से करेगा, फिर अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि यार ये रोज़ रोज़ ही करने पड़ रहा है।
तो वो थोड़ा फेडअप वाला टाइम आना शुरू हो जाता है, मतलब जब वो क्या बोलते हैं ना, उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं जिसको, कि बाबा कि शुरू में एकदम मज़े से सब कुछ एनर्जेटिक लगता है, फिर उसके बाद में सब जो है ना डल लगने लग जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट, हाँ तो ज़्यादा स्मार्ट ना बन। तो तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि शुरू में सब कुछ रोज़ी रोज़ी लगता है ना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप मस्ती ही कर रहे हो, चाहे आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, है ना। तो इट वंस आफ्टर अ वाइल इट विल गेट, यू विल गेट फेड अप कि आपको वो करना पड़ रहा है, मतलब, है ना। जब आप खुद से कर रहे थे मज़े मज़े से तब तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ही अगर करना पड़ जाए तो थिंग्स विल गेट फेड अप। तो अब पूरी इतनी बात का मेरा कहने का बस मतलब ये है, आप चाहे जो कुछ भी करो, है ना, यू विल फाइंड पैशन इन दैट, है ना। मतलब ये जो है ना, वो मूवी के बाद में बहुत हवा बन गया था कि यार ये मेरा पैशन नहीं है। खूब सारे बच्चे आते थे सर कि सर ये मेरे को पढ़ने में पैशन नहीं आ रहा, या मतलब मेरा पैशन नहीं है सर, मेरा पैशन किताब पढ़ना है या नॉवल लिखना है। तो मेरा कहने का उसका बस एक ही आंसर करता था, तो चलो एक काम कर, तुम्हारा ये पैशन है ना, तो ये साथ के साथ अगर करता जा और 1 महीने तक तो रोज़ मुझे कुछ लिख के दिखा, है ना। तो वो 1 दिन दिखाएगा, 2 दिन दिखाएगा, 3 दिन दिखाएगा, 5 दिन दिखाएगा, 10 दिन दिखाएगा, उसके बाद गायब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा पैशन को फॉलो मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों से आप फेडअप हो जाओगे, बोर हो जाओगे बहुत जल्दी, एंड आफ्टर दैट आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा कि बाबा कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को कर लेते हैं। तो मतलब वो जो रोज़ी पिक्चर इतनी दिखाई है ना उसमें कि बाबा एक बार कर लोगे तो वो बड़ा करते जाओगे, मतलब एनर्जी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आप मतलब किसी भी अच्छे कलाकार को देख लो या किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, तो उनको वो रोज़ जो डेली रूटीन जो उनका था ना, उन डेली रूटीन में उनको वो रिपीटेटिव चीज़ें करनी पड़ी थी, रोज़ इतनी ग्लैमरस चीज़ें नहीं थी, है ना। क्योंकि जब मूवी आती है तभी वो लाइमलाइट में आते हैं, जैसे आमिर खान आ गया, मूवी आ गई तो लाइमलाइट में आएगा, उसके अलावा साल भर तो गायब है ना, अभी थोड़ी ना पता है आमिर खान क्या कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि वो जो ग्लैमर के अलावा जो पीछे की जो टाइम है ना, वो लाइफ रहेगी आपकी, है ना। 99.9% ऑफ द टाइम आप ग्लैमर के बिना वाली जो लाइफ है वो जियोगे। तो वो जो डेली रूटीन आपकी होगी ना, वो डिसाइड करेगी कि बाबा आप कितना अच्छा कर रहे हो किसी चीज़ को या कितना बुरा कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें इतनी रोज़ी जो लगती है वो इतनी रोज़ी होती नहीं है। पहली बात, कोई भी काम हो वो आफ्टर अ टाइम आपको जब रोज़ रोज़ करना पड़ जाएगा तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, है ना। चाहे गेम खेलने के लिए बोल दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो वो सभी चीज़ें, जैसे अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद में इस चीज़ को मैं पढ़ने पे लगाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि अभी पढ़ने में आपको क्या है कि फोर्स किया जाता होगा, या आप खुद लग रहा होगा कि फोर्सफुली मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बट आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे वो सोच लो, है ना। तो और उस चीज़ को करने की कोशिश कर लो, मतलब बाई चांस किसी को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि अरे यार क्या कर रहा हूँ, तो उसका अल्टरनेटिव क्या आप सोच सकते हो वो सोच लीजिए, और उस चीज़ को करने की कोशिश करिए। तो आई गारंटी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 99.9% ऑफ द पीपल विल गिव अप विद इन 7 days कि यार ठीक है पढ़ ही लेते हैं चुपचाप, ठीक है ना। एक आध कोई होगा जो आगे कंटिन्यू करेगा, बट होपफुली यू गेट द आइडिया कि बाबा ये जो लाइफ है वो मोनोटोनस रहेगी। उस मोनोटोनस लाइफ को ही रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मतलब डेली रूटीन में ही आपका प्रैक्टिस अगर अच्छे से होगा तो ग्रेटनेस अचीव कर ही लोगे, चाहे आप एक्टिंग हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, या चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लाइमलाइट में थोड़े ना होते। सचिन सेंचुरी मारता है तो सचिन का जो स्ट्रोक्स हैं वो नेट प्रैक्टिस में उन्होंने कितने टाइम पर कर रखा होगा वो, है ना, कितने हज़ारों बार उन्होंने नेट प्रैक्टिस में किया था, तब जाके तो वो मैच में खेलने के लिए आए। अब नेट प्रैक्टिस तो इतनी ग्लैमरस होती नहीं है, बोर हो जाएंगे कि यार ठीक है यार नहीं कर रहा मैं नेट प्रैक्टिस, है ना, सीधा मैच में खेल लूँगा। तो मैच में एक आध बार वो चल भी जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होना पक्का है ना। तो सचिन से भी कहेंगे तो वो पैशन क्या है, तो वो बोलेंगे क्रिकेट है। लेकिन अगर उनसे पूछेंगे कि बाबा रोज़ को रोज़ करना अच्छा लगता है क्या, तो एक बार तो शायद वो अगर सच बताएं तो वही बोल देंगे यार कभी कभी बोर तो हो ही जाता हूँ मैं, है ना, कभी कभी बोर तो हो ही जाता हूँ मैं, लेकिन आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू गो टू नेट प्रैक्टिस, है ना। ये डेफिनेटली है, ये इनफैक्ट मोहम्मद अली का भी स्टेटमेंट है। मोहम्मद अली पता है कौन है? बॉक्सर, यस। ही इज़ द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन द एंटायर वर्ल्ड। रिटन अबाउट मतलब सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स या सबसे ज़्यादा प्रेस या सबसे ज़्यादा मीडिया जो है उन्हीं एथलीट को मिली थी। ही इज़ मतलब अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। उनकी लाइफ स्टोरी अगर पढ़ोगे तो दैट इज़ वन हेल ऑफ अ लाइफ स्टोरी। बहुत ही मज़ा, मतलब अलग ही बंदा है वो, प्रिंसिपल के लिए खड़े होने वाला।
एंड मतलब उनको वो इस वजह से ज़्यादा फेमस है, बॉक्सिंग से ज़्यादा इस वजह से फेमस है बिकॉज वो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े होने की हिम्मत रखते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको उनका जो बॉक्सिंग का लाइसेंस था दैट गेट रिवोक्ड। एंड एट द टाइम ऑफ चैम्पियनशिप, वो उस टाइम पे चैम्पियन थे, वर्ल्ड चैम्पियन, तो वो लाइसेंस रिवोक हो गया, तो वो चैम्पियनशिप उनके हाथ से चली गई। तो वो 3-4 साल वो बॉक्सिंग नहीं किए थे। तो ये चीज़ इतनी समझ में नहीं आई होगी, अब मैं समझाता हूँ। जैसे इमेजिन विराट कोहली राइट नाउ एट द पीक ऑफ हिज करियर, अगर मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम्हें इस चीज़ के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो उस चीज़ पे बिलीव करते थे और उसके अगेंस्ट में खड़ा होना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे अगेंस्ट में काम करेगी और तुम 3-4 साल नहीं खेलोगे, तो पैसा जाएगा वो अलग, टाइटल जाएगा वो अलग, कैप्टनशिप जाएगी वो अलग, और 4 साल बाद किसी को पता भी नहीं है कि विराट कोहली खेलने लायक वाली कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो विराट कोहली वो मना कर देगा कि बाबा नहीं, मैं तो चुपचाप बैठ जाता हूँ, है ना, जो आप बोलोगे वो कर लूँगा, मेरे को तो खेलने दो। तो दैट इज़ वाई मोहम्मद अली इज़ सो फेमस कि वो अपने आप को स्टैंड अप किया था अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो उनका स्टेटमेंट ये है कि मोहम्मद अली का स्टेटमेंट ये था कि मतलब ये मेरा मतलब हार्ड पार्ट मेरे को प्रैक्टिस करना नहीं है, हार्ड पार्ट है मेरे अपने आप को घर से वो प्रैक्टिस सेशन तक अपने आपको मेंटली तैयार करना, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मतलब एक्सरसाइज करना टफ पार्ट नहीं है, टफ पार्ट तो ये है कि अपने घर से मेरे को जिम तक जाना, कि भाई तब तक क्या होता है ना कि बहुत मेंटली अपन हर्डल क्रिएट कर देते हैं। अरे यार ठीक है ना, बॉक्सर तो चैंपियन तो बन ही गया हूँ मैं, है ना, चैंपियन तो बन ही गया हूँ, ठीक है आज नहीं करूँगा तो क्या होगा, कल तो चैंपियन रहूँगा ही ना। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी गलतियाँ जो अपन करते हैं ना, छोटा अपन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वही चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं किसी चैंपियन के बीच में और किसी नॉट सो चैंपियन के बीच में। तो मतलब आप कितने ही पैशनेट हो किसी भी चीज़ के अबाउट में, यू विल हैव टू फोर्स टू डू सम थिंग्स जो कि उतना पैशनेट फील नहीं करते हैं आप उसके बारे में। तो मतलब चाहे किसी भी चीज़ में आपको रोज़ी पिक्चर लगे, रोज़ी पिक्चर के पीछे 99.99% ऐसा काम होता है जो लाइमलाइट में नहीं होता है, एंड वो उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं करता है ना। चाहे आप कलेक्टर की जॉब हो गई, कलेक्टर की जॉब काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, पावर में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो डेली रूटीन है उनका, यू डोंट नो ना कि क्या रहता है, कितना मेंटल प्रेशर रहता है, वो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना। तो किसी भी चीज़ में चाहे आप कितना ही पैशनेट फील कर रहे हो, यू विल हैव टू फोर्स योरसेल्फ, है ना। तो अगर मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि बाबा यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोग खुद से बैठे होंगे क्योंकि अभी 12th में आ चुके हो, है ना, और आप अपनी इस कंडीशन में आ चुके हो कि थोड़ा थोड़ा फ्रीडम आपको मिला होगा डिसीजन लेने का। एंड सिंस यू आर सिटिंग इन द क्लास, देन आई एज्यूम कि बाबा कि मतलब यू आर कॉन्शियसली अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको क्यों अपना क्लियर है तो यू विल फाइंड अ वे टू डू कैसे करना है ना। क्यों कर रहे हैं ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्लियर करो जल्दी से। एंड वैसे ही आप ऑलरेडी लीड चल रहे हो, अपने पापा के पैसे वगैरह भी इतने वेस्ट कर रहे हो, एंड अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इससे अच्छा कि ना करो, है ना। तो कल से गायब आधी क्लास। तो ऐसा नहीं है। मतलब देखो कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसके प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मेहनत करने का डिसाइड करते हैं तो उसके प्रोज क्या होंगे कि यू माइट गेट गुड रिजल्ट, एंड उसके नुकसान क्या हो सकता है कि बाबा हाँ हो सकता है कि उतना रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। अगर आप तैयारी करने का नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मतलब ऑब्वियसली यहाँ तो एनर्जी जाएगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो वो कुछ काम करते हुए आप कहाँ पहुँचने वाले हो, अगर आप उस चीज़ से ओके हो तो कर लेना चाहिए। नहीं समझे, मतलब आपने डिसाइड किया कि बाबा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ ये काम कर रहा हूँ, काम ए कर रहा हूँ। अब काम ए करने के बाद में मैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद में अगर इस पोजीशन में रहा और उस पोजीशन में जाने के बाद में आई एम ओके विद माई सेल्फ, देन आई थिंक दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है ना कि अभी तो मस्ती मारने का मन करता है, ठीक है मस्ती मार ली, फिर होता क्या है कि जब जनवरी फरवरी का टाइम आता है तब ऐसे कई सारे लोग आते हैं। मतलब मैं आपसे अगर फ़ोन पे बात करवाना चाहूँ तो कई सारे बच्चे से मैं बात करवा सकता हूँ जो मस्ती मारने मतलब पढ़ने के टाइम पे तो मस्ती मार ली, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मस्ती मारनी, लेकिन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की बात आई तब वो पीछे हट गए कि सर अब समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, आप बताओ, आप बचा लो मुझे, है ना।
तो मुझे दिक्कत नहीं है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने के लिए भी आप रेडी रहो, है ना। आप थोड़ी सी दूरदर्शिता बना के रखो। दूरदर्शी समझते हो? थोड़ा आगे का सोच के रखो कि बाबा मैं इस पाथ से जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, इस पाथ से जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। और अगर आपने पाथ ए जाने का डिसाइड किया, पाथ बी जाने का डिसाइड किया, तो पाथ ए जाने से यहाँ पहुंच रहा हूँ और पाथ बी जाने से यहाँ पहुंच रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये बात तो दिमाग में होनी चाहिए कि यार यहाँ पहुंचने के बाद में मुझे दुख ना हो। बाद में कॉन्सिक्वेंसेस के झेलने का जब टाइम आया, जब मज़े मारने का टाइम आया, तब तो झेल लिया आपने, मज़े कर लिए। एंड अल्टीमेटली जब कॉन्सिक्वेंसेस उसके जब आए, तब उसमें फिर घूमते फिर रहे हो कि सर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखें कि मैं अभी आज मेहनत कर रहा हूं तो वो कल कहाँ पहुंचने वाला है या परसों कहाँ पहुंचने वाला है, उस रास्ते को ध्यान में रखते हुए करोगे तो आई विल थिंक कि आपको कुछ एनर्जी मिल जाएगी। एंड सभी का अपना अपना रीज़न होता है कि भाई तैयारी क्यों कर रहे हैं, मतलब सभी को कुछ होता है कि बाबा थोड़ा रिलेटिवली सिक्योर जॉब चाहिए या रिलेटिवली सेफ लाइफ चाहिए, या एक आईआईटी का जो फ़ायदा होता है वो सभी बातें अपने को पता ही है। तो सभी का क्यों जो होता है वो सभी का अपना अपना क्लियर होता है। तो आई होप यू विल फाइंड योर कि करना क्यों है, और ये पैशन वगैरह जो है थोड़ा इस वर्ड को कम ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा।